चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में पहले चैप्टर की थियरी समझे। जो हमारे फाइनल एक्सरसाइज का सेक्शन बी वन सेंटेंस के क्वेश्चन है वो आज हम लोग समझते हैं। पहले हमने एमसीक्यू समझे थे, अब थियरी में वन सेंटेंस के क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखना, उसमें जो भी वन सेंटेंस के क्वेश्चन है ना, उसमें ज्यादातर डेफिनेशंस हैं। तो वो डेफिनेशंस मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ। तो वो डेफिनेशन आप लोग ध्यान से सुनना और फिर हिंदी में समझा भी रहा हूँ कि डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है ना, वो ध्यान से समझना। और डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के पूरे चैप्टर के सभी एक्सरसाइज, फाइनल एक्सरसाइज, सबके सॉल्यूशन की लिंक रखी हुई है। आप वो लिंक एक बार चेक कर लेना, उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन एक साथ मिल जाएगा। तो उसमें से देखकर आप लोग डेफिनेशन लिख भी सकते हो। ठीक है, तो वो ध्यान से समझना। अच्छा, सपोज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक अगर वो लिंक तैयार नहीं हुई है तो प्लीज एक आध दिन बाद आकर फिर से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको लिंक जरूर मिल जाएगी। बरोबर, मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर पूरे सॉल्यूशन के लिंक रख दूंगा और हर सब्जेक्ट के हर वीडियो में वो सॉल्यूशन की लिंक रहेगी, सभी सब्जेक्ट में रहेगी। ठीक है ना, तो वो ध्यान से एक बार चेक कर लेना आप लोग। चलो, तो अभी सेक्शन बी हम लोग शुरू करें। वन सेंटेंस ध्यान देना। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्राइस रिलेटिव। भाई, प्राइस रिलेटिव क्या कहलाता है? तो डेफिनेशन वाइज ऐसा आता है, द रेशियो ऑफ changes in the price of variable at two different time period is called price relative. प्राइस रिलेटिव मतलब कहलाता है द रेशियो ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल, कोई भी चीज के प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका रेशियो अगर काउंट किया जाए तो वो रेशियो की जो वैल्यू आती है उसे हम लोग प्राइस रिलेटिव कहते हैं। कि भाई सपोज वीट का प्राइस पहले 40 रुपए था, 50 रुपए हो गया, तो उसका हम रेशियो ढूंढते हैं ना, P1/P0 करके 50/40 करेंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग कहते हैं प्राइस रिलेटिव। द रेशियो ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ वेरिएबल। बराबर, ध्यान में रखना बेटा। फिर सेकंड है कि विच मेथड इज मोर सुटेबल टू कंपेयर द चेंजेस इन वेरिएबल एट टू डिफरेंट टाइम पीरियड। ओके, कोई भी दो टाइम पीरियड में कोई भी वेरिएबल, कोई भी चीज में जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस को कंपेयर करने के लिए कौन सी मेथड अच्छी है? देखो, कंपेयर करने की दो मेथड आती है, एक डायरेक्ट मेथड आती है और एक रिलेटिव मेथड आती है। डायरेक्ट मेथड में ऐसा है, जैसे अभी एग्जांपल दिया कि सपोज प्राइस वीट की वैल्यू पहले 40 रुपए थी, अब 50 रुपए हो गए। तो डायरेक्ट में सीधा डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं कि भाई 50 - 40 कितने रुपए का इंक्रीज हुआ? 10 रुपीज का इंक्रीज हुआ। ये डायरेक्ट मेथड है। और दूसरी रिलेटिव मेथड आती है। रिलेटिव मेथड मतलब जिसमें रेशियो ढूंढा जाता है कि पहले वैल्यू 40 रुपीज थी, अब 50 रुपीज हो गई, तो रेशियो के हिसाब से 50/40 करेंगे। बरोबर ना, 50/40, भाई जो भी उसका आंसर आएगा कि 0.8 रहा तो ठीक है भाई, वैसे यहाँ नहीं कुछ और रहेगा, सॉरी, वैसे तो 0.125 होगा शायद। हाँ, तो ये होता है रिलेटिव वैल्यू। ये रिलेटिव मेथड कहलाती है कि जब रेशियो में ढूंढते हैं। और जब पूछे बेस्ट मेथड कौन सी, तो बेस्ट मेथड रिलेटिव मेथड कहलाती है, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट में क्या होता है, खाली रुपीज पता चलता है कि हाँ भाई 10 रुपए का चेंज हुआ है। रिलेटिव मेथड में कंपैरिजन पता चलती है, परसेंटेज पता चलते हैं कि कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है। बराबर, सब सम्स में भी हमने ऐसा ही किया था, P1/P0 रिलेटिव वैल्यू ही काउंट कर रहे हैं। बराबर, तो ध्यान में रखना बेटा। सेकंड में जो पूछा हुआ है, विच मेथड इज मोर सुटेबल टू कंपेयर द चेंजेस इन वेरिएबल, कौन सी मेथड ज्यादा अच्छी है? तो द रिलेटिव मेथड इज मोर सुटेबल टू कंपेयर द चेंजेस इन वेरिएबल। बराबर, चलो। फिर थर्ड में है, इफ द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, हाँ, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ एन आइटम ऑफ सर्टेन ईयर इज 130, देन इंटरप्रेट इट। कि अगर इंडेक्स नंबर 130 है तो इंटरप्रेट करो। तो पता है, सब सम्स किए थे उसमें इंटरप्रेट कर रहे थे कि कोई भी इंडेक्स नंबर दिया गया हो, उसमें अगर इंटरप्रेट करना हो तो हम ओवरऑल राइज करके लिखते हैं कि ओवरऑल इंक्रीज या ओवरऑल राइज कितना हुआ, और उसे लिखने के लिए जो भी वैल्यू दी गई हो उसे हम 100 से माइनस करते हैं। तो अगर इंडेक्स नंबर 130 है तो उसे ओवरऑल इंक्रीज करके लिखेंगे। इंटरप्रेट में ऐसे लिखेंगे कि सो ओवरऑल इंक्रीज ऑफ प्राइस या क्वांटिटी इज 130 - 100 इक्वल टू 30%। ये इंटरप्रेट में लिखा जाएगा। बरोबर, जब आपको कहे इंटरप्रेट करो तो इसका मतलब ये कहलाया कि भाई उसकी क्वांटिटी में 30% का ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। ये इंटरप्रिटेशन। ठीक है, फिर फोर्थ में है, व्हाट इज बेस ईयर। भाई बेस ईयर हम किसे कहते हैं? तो आपको पता है ना, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं
तो कोई भी वैल्यू को जिस ईयर की वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं वो बेस ईयर कहलाता है हमारा। ठीक है, डेफिनेशन वाइज ध्यान से सुनना कि when the price of item is compared with the price of same item in some specific or fixed year of the past, then that specific year is called the base year। बराबर, when, फिर से बोल रहा हूँ, when the price of item is compared with the price of same item of some specific year, then that specific year is called a base year। जब कोई प्राइस के आइटम को कुछ स्पेसिफिक ईयर से हम कंपेयर कर रहे हैं सेम आइटम से ही, तो वो स्पेसिफिक ईयर को हम लोग कहते हैं बेस ईयर। अब जिससे कंपेयर करना हो उसे हम लोग बेस ईयर मानते हैं। बराबर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, तो ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना। Then number 5, write the formula of the conversion of chain based index number into fixed based index number। Okay, चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना हो तो क्या फॉर्मूला आती है? एक्सरसाइज 1.2 में सीखा था भाई कि चेन बेस को अगर फिक्स बेस में कन्वर्ट करना हो तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला आती है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरी लिखना। उसमें आता है कि चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, मैंने शॉर्ट में लिखा है चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर into fixed base index number of previous year, fixed base index number of previous year divide by 100। कि अगर चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला आती है, चेक कर लेना भाई एक्सरसाइज 1.2 फिर से। फिक्स बेस में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला कि चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। बराबर, फॉर्मूला याद रखना। चलो फिर नंबर 6 है कि डिफाइन द इंडेक्स नंबर, कि इंडेक्स नंबर को डिफाइन करो। भाई चैप्टर ही जिसके बेस पर है तो वही इंडेक्स नंबर हमें डिफाइन करना है। तो इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या कहते हैं? तो डेफिनेशन में ऐसे लिखा जाता है, द मेजर शोइंग द परसेंटेज रिलेटिव चेंज ऑफ आइटम एट डिफरेंट टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ इंडेक्स नंबर। बराबर, कहते हैं द मेजर मतलब कोई भी एक वैल्यू दैट शोइंग द परसेंटेज रिलेटिव चेंज ऑफ एन आइटम एट डिफरेंट टाइम पीरियड। कोई भी दो टाइम पीरियड का परसेंटेज रिलेटिव चेंज कितना हो रहा है। रिलेटिव चेंज मतलब हम लोग कहते हैं कि भाई P1 अपॉन P0 ये रिलेटिव चेंज हुआ, जो पहले क्वेश्चन में भी बताया, रेशियो ढूंढते हैं। फिर उसकी परसेंटेज वैल्यू, कि परसेंटेज वैल्यू के लिए करते हैं उसको इनटू 100। तो कोई भी आइटम की रिलेटिव चेंजेस जो होते हैं उसकी परसेंटेज वैल्यू जो मिलती है उसी परसेंटेज वैल्यू को हम लोग कहते हैं इंडेक्स नंबर। बराबर, ऐसे फॉर्मूला वाइज डेफिनेशन याद रखना है इसकी। फिर नंबर 7, डिफाइन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो चलो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी वही कहा जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होता है कोई पर्टिकुलर ग्रुप, कोई पर्टिकुलर सेक्शन, कोई पर्टिकुलर लोगों के लिए इंडेक्स नंबर जब काउंट करते हो वो। डेफिनेशन वाइज सुनना ध्यान से, द नंबर शोइंग द परसेंटेज रिलेटिव चेंज, वही परसेंटेज रिलेटिव चेंज, the number showing the percentage relative change in the cost of living of people of certain section of society in the current year as compared to the base year is called a cost of living index number। वही percentage relative change है of cost of living of people of certain section of society। सोसाइटी के कुछ लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर काउंट कर रहे हैं करंट ईयर, उसको बेस ईयर से कंपेयर करके, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बराबर, सब डेफिनेशन याद रखना बेटा, ऐसे बोल रहा हूँ इसमें सब डेफिनेशन ही हैं। फिर नंबर 8 है व्हाट इज वेट। वेट हम लोग किसे कहते हैं? वेट वजन, वजन कहेंगे? नहीं नहीं, वेट मतलब इंपॉर्टेंस मानी जाती है कि नहीं। और प्रॉपर डेफिनेशन वाइज कहो तो कहते हैं कि इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर द नंबर एसोसिएटेड विद द सिलेक्टेड आइटम इन प्रोपोर्शन टू देयर इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड द वेट ऑफ दैट आइटम। इंडेक्स नंबर काउंट करते वक्त द नंबर एसोसिएटेड इन द सिलेक्टेड आइटम इन प्रोपोर्शन टू देयर इंपॉर्टेंस। कोई भी आइटम को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो नंबर दिया गया हो उस नंबर को हम लोग उस आइटम का वेट कहते हैं। इंडेक्स नंबर काउंट करते हो तो आई मल्टीप्लाइड डब्ल्यू करते हो ना, आई डब्ल्यू में आई मल्टीप्लाइड डब्ल्यू। आई वो कोई आइटम का इंडेक्स नंबर है और उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो उसको नंबर दिया गया है
उसे हम लोग कहते हैं उसका वेट, बराबर। IW में करते हैं ना, वेट मतलब इंपॉर्टेंट से हुआ ना ये। और दूसरा है उसमें नंबर 9, व्हाट इज इम्प्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट वेट हम लोग किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन वाइज पहले सुन लो इसमें। द वेट द weights are included in the selection of item and they cannot express numerically. This indirect method of assigning weight is called a implicit weight. Implicit weight, वेट काउंट करने की दो मेथड आती है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वेट। ये थियरी में आता है, सेक्शन सी में थियरी आएगी, उसमें भी मैं समझाऊंगा। तो इम्प्लिसिट वेट उसे कहते हैं कि जब कोई चीज की इंपॉर्टेंस देनी हो और उस इंपॉर्टेंस को हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते, मतलब जो वेट को हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं उस वेट को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट वेट। वो इंडेक्स नंबर में ज्यादातर यूज नहीं होता है, जिसे नंबर में काउंट कर सकते हैं वो एक्सप्लिसिट वेट आता है, वो इंडेक्स नंबर में यूज होता है, बराबर। पर यहाँ इम्प्लिसिट वेट पूछा हुआ है तो डेफिनेशन याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ। द वेट आर इंक्लूड इन द सिलेक्शन ऑफ आइटम एंड दे कैन नॉट एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। कोई भी आइटम के लिए जो वेट, जो इंपॉर्टेंस दी गई है, दैट कैन नॉट एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, उसे नंबर में नहीं बयां कर सकते हम लोग। दिस इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असाइनिंग वेट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। इस इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग इम्प्लिसिट वेट कहते हैं, बराबर। ये इनडायरेक्ट मेथड एक तरह से वो कहलाई कि जैसे आपको अगर याद हो, सम्स के हिसाब से बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.4, हाँ 1.4 हमने जब की थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो उसमें फैमिली बजट मेथड होता था तो हम IW से काउंट करते थे, उसमें वेट हो जाता था। लेकिन वही जब हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं तो वेट डायरेक्टली नहीं दिया जाता, तो उसमें हम P0 इंटू Q0 करके वेट काउंट करते थे, क्योंकि उन वेट को हम नंबर में नहीं कर सकते तो हम प्राइस इनटू क्वांटिटी करके वेट को सपोज कर लेते हैं, बराबर ना। ऐसा इम्प्लिसिट वेट कहलाता है। वैसा एग्जांपल ना याद रहे तो सिंपल याद रखो कि जिस वेट को नंबर में बयान नहीं किया जा सकता है वो इम्प्लिसिट वेट कहलाता है, ओके। ध्यान रखना। फिर नंबर 10 है, नेम द इम्पोर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। ओके, ये इम्पोर्टेंट बेसिक टेस्ट इंडेक्स नंबर का क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट बेसिक टेस्ट का मतलब ये कहलाया कि इंडेक्स नंबर काउंट करते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी किस बात का ध्यान रखना है, वो इम्पोर्टेंट बेसिक टेस्ट है। वही पूछा हुआ ना, हाँ इम्पोर्टेंट बेसिक टेस्ट। कोई भी इंडेक्स नंबर काउंट करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट किस बात का ध्यान रखा जाता है, तो याद रखना कोई भी इंडेक्स नंबर काउंट करते वक्त सबसे मेन टेस्ट होती है बेस ईयर की। आप बेस ईयर कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस ईयर सही होगा, परफेक्ट होगा तो आपका इंडेक्स नंबर का रिजल्ट भी परफेक्ट होगा। बेस ईयर खराब होगा तो इंडेक्स नंबर भी गलत ही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ जो पूछा हुआ कि इंपॉर्टेंट बेसिक टेस्ट कौन सी है, तो सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर इज द इंपॉर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ इंडेक्स। बेस ईयर का सिलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट कहलाता है उसमें, ठीक है। चलो देन व्हाट इज द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, 11th वाला क्वेश्चन है, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर हम किसे कहते हैं। तो चेन बेस्ड में आपको पता है सम्स में भी किया था कि जब कोई भी प्राइस की कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से ही करनी हो तो वो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर कहलाता है। फिक्स बेस में एक बेस ईयर फिक्स हो जाता है, P1 अपॉन P0 में 0 फिक्स हो जाता है, लेकिन चेन बेस में P0 हमेशा प्रीवियस ईयर लिया जाता है, वो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर कहलाता है। डेफिनेशन वाइज अगर रीड करें तो ऐसा कहा जाता है कि व्हेन अ फिक्स ईयर इज नॉट टेकन एज द बेस ईयर टू फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर एवरी करंट ईयर, हर साल कोई एक फिक्स बेस नहीं लिया हुआ है, इट्स प्रीसीडिंग ईयर इज टेकन एज अ बेस ईयर, और प्रीसीडिंग ईयर पहले के साल को ही बेस ईयर माना जाता हो, देन इट इज कॉल्ड अ चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, तो उसे चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर कहते हैं। मतलब कोई एक फिक्स बेस ईयर हमने काउंट नहीं किया है, हमेशा कंपैरिजन प्रीसीडिंग ईयर को ही लेते हैं हम लोग बेस ईयर में, तो उसे हम लोग कहते हैं चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, ठीक है, ध्यान रखना। फिर नंबर 12 है, द प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज ₹500, स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड इफ फॉल्स करेक्ट एंड रीराइट इट। भाई बताओ ये सही है कि गलत है। द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज 500, प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब इंडेक्स नंबर ऑयल का है ₹500 है, सही है गलत है। देखो कोई भी इंडेक्स नंबर होता है ना, थियरी वाइज याद रखना, इंडेक्स नंबर रिलेटिव चेंज है, रिलेटिव चेंज P1 अपॉन P0 कंपेयर करते हैं, रेशियो ढूंढते हैं ना, वो रिलेटिव चेंज कहलाता है, जो पहले
और सेकंड क्वेश्चन में बताया। और कोई भी रिलेटिव चेंज होता है ना, वो यूनिट लेस होता है। कैसा होता है? यूनिट लेस, उसका कोई यूनिट नहीं दिया जाता। हाँ, उस रिलेटिव चेंज में मल्टीप्लाई 100 करते हो तो यूनिट में पीछे परसेंटेज की साइन लगती है। इसके अलावा और कोई यूनिट लगता नहीं है कि रुपीस, किलोग्राम, लीटर, मीटर, कुछ भी कोई भी यूनिट नहीं लगेगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज ₹500, गलत। करेक्ट सेंटेंस ये होगा, द प्राइस नंबर ऑफ ऑयल, द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज 500। बस खाली रुपीज नहीं लगेगा, जो रुपीज का सिंबल है वो नहीं लगेगा, इसके लिए गलत। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक है, ध्यान रखना भाई। इसमें क्या कहते हैं, यूनिट दिया हुआ है रुपीज का, पर रुपीज का यूनिट लगता नहीं है। इंडेक्स नंबर में कोई यूनिट नहीं लगता है, बराबर। तो सिर्फ लिखा जाएगा कि इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज 500, जस्ट 500। ठीक है। Number 13, which index number is used to find the rate of inflation and write the formula of rate of inflation? Okay, अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड करने के लिए कौन सा इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं? तो भाई इन्फ्लेशन काउंट करना हो ना तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं, होलसेल प्राइस। आपको आगे एक बताया था मैंने कि जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं, एमसीक्यू में भी था, कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बराबर, कि कुछ लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं तो उसमें रिटेल प्राइस काउंट करते हैं। लेकिन जब इन्फ्लेशन काउंट करना है, पूरी कंट्री वाइज इन्फ्लेशन कितना प्राइस राइज हुआ है, तो इन्फ्लेशन अगर काउंट करना हो तो उसके लिए हमेशा होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर काउंट होता है। होलसेल प्राइस के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं उसको। तो जो इसमें पूछा हुआ है 13 में, विच इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो भाई होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर काउंट होता है। और उसकी फॉर्मूला लिखो। तो चलो फॉर्मूला उसकी क्या आती है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर काउंट करना है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, मैं पूरा लिख, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन की फॉर्मूला आती है, पूरी फॉर्मूला अगर हम इसके लिए लिखें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, WP, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर डिवाइड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इनटू 100। ये इन्फ्लेशन की फॉर्मूला, रेट ऑफ इन्फ्लेशन शॉर्ट सम में भी आता था भाई ये, कि होलसेल प्राइस लिखना ही है सिंपल, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इनटू 100, तो वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन मिलता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना बेटा। फिर नंबर 14, कि विच इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन इंडिया टू फाइंड द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस, कि डियरनेस अलाउंस काउंट करना हो तो उसके लिए कौन सा इंडेक्स नंबर यूज होता है? तो डियरनेस अलाउंस मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, उनको कंट्री में होने वाले इन्फ्लेशन के हिसाब से जो एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है वो डियरनेस अलाउंस होता है। कि भाई कंट्री में महंगाई बढ़ी है ना, तो जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग होते हैं उन्हें जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है उस महंगाई के हिसाब से, उसे हम लोग डियरनेस अलाउंस कहते हैं, मोंगवारी भत्ता कहते हैं ना, गुजराती या हिंदी में मोंगवारी भत्ता कहते हैं, गुजराती में कहते हैं मोंगवारी भत्तो, तो वो डियरनेस अलाउंस। तो हमारी कंट्री में डियरनेस अलाउंस काउंट करना हो तो वो किसके बेस पर काउंट होता है? तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के सपोज जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके सेक्शन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं और चेक करते हैं कि उनका कितना प्राइस राइज हो रहा है, उसके हिसाब से उनको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो वो पूछा हुआ है ना कि भाई विच इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन इंडिया टू फाइंड द डियरनेस अलाउंस, सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन इंडिया टू फाइंड द डियरनेस अलाउंस। फिर 15 में है, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड में मेन डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस P0 का, बेस ईयर का है, बेस ईयर का है ना, कि फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर फिक्स होता है, चेन बेस मेथड में बेस ईयर फिक्स नहीं होता, वो हमेशा प्रीवियस ईयर का लिया जाता है कि नहीं? रीड करें तो भी ऐसे ही कहते हैं, इन फिक्स बेस मेथड द बेस ईयर इज ऑलवेज फिक्स, while in chain based method the base year is changes every year or taken as a
प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर कोई बेस ईयर माना जाता है, ठीक है। देन नंबर 16, इन विच मेथड डज द बेस ईयर चेंजेस एवरी ईयर, ये भी वही है, कौन सी मेथड में बेस ईयर हमेशा चेंज होता है, तो चेन बेस मेथड में, चेन बेस मेथड में बेस ईयर हमेशा चेंज होता है, फिक्स बेस मेथड में चेंज होता नहीं, ठीक है, ये तो सिंपल है। 17 है, विच इज द एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर काउंट करना हो तो एप्रोप्रिएट एक बेसिक एवरेज कौन सी मानी जाती है, तो अगर इंडेक्स नंबर काउंट करना हो तो एप्रोप्रिएट एवरेज कहलाता है वेटेज एवरेज, वेटेज एवरेज को एप्रोप्रिएट एक अच्छा एवरेज कहा जाता है। बेस्ट तो जियोमेट्रिक मीन है, हमने एमसीक्यू में भी समझा था, बराबर, पर यहाँ एप्रोप्रिएट एवरेज अगर कहा जाए इंडेक्स नंबर के लिए तो वेटेज एवरेज कहा जाता है। वेटेज एवरेज इज एप्रोप्रिएट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स, हमने सब काउंट किया वो वेटेज से ही काउंट किया। एंड नंबर 18 लास्ट है, हाउ शुड बी द बेस ईयर इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, अच्छा इंडेक्स नंबर काउंट करते वक्त बेस ईयर कैसा होता है, भाई आगे एक क्वेश्चन था कि इंडेक्स नंबर में इंपॉर्टेंस बेस ईयर की ही होती है, तो बेस ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेस ईयर जब सिलेक्ट करते हैं तो ऐसा ईयर सिलेक्ट करना चाहिए, ये हमने थियरी में भी बताया था कि कोई भी आइटम को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, तो बेस ईयर ऐसा ईयर सिलेक्ट करना चाहिए कि जिस ईयर में उसकी प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हुआ हो, जो ईयर जो है उसमें प्राइस ऑलमोस्ट स्टेबल हो गई, फ्लक्चुएशन ना हुआ हो, स्टेबल हो, वो बेस ईयर जो है वो ऑलमोस्ट सभी प्राइस के लिए जो है वो इक्वल रहता हो, ऐसा एक परफेक्ट बेस ईयर है, बिना बायस का होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई इसी ईयर को ही लेना है ऐसा, ठीक है, तो ऐसा बेस ईयर होना चाहिए। रीड करें, सेंटेंस वाइज समझा रहा हूँ, तो कहते हैं द ईयर सिलेक्टेड इज बेस ईयर शुड बी द स्टैंडर्ड और नॉर्मल, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, एबनॉर्मल मैन मेड इवेंट्स लाइक वॉर, रिवॉल्ट, रायट्स, स्ट्राइक, एगिटेशन, पॉलिटिकल इवेंट्स, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस और एनी अनयूजुअल इवेंट्स। मैंने बताया ना, कोई भी साल में फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हुआ हो, या इनके हिसाब से कहो तो ऐसे कहते हैं कि ऐसा कोई भी साल जिस साल में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आई हो, कोई भी ऐसा ईयर जिसके अंदर कोई नेचुरल कैलेमिटी ना हो, फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट या ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी या कोई मेन मेड प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हुई हो, जैसे कि भाई वॉर होता है, रिवॉल्ट हुए, रायट्स हुए, स्ट्राइक्स हुई, पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, ऐसा कोई ईयर में अगर ना होता हो तो उस ईयर को हम बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं। सिंपल बात वही है कि बेस ईयर नॉर्मल होना चाहिए, जिस पूरे साल में ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आई हुई हो उसको हम बेस ईयर मानते हैं, बराबर, ध्यान में आया, जो वन सेंटेंस समझाए थियरी वाइज को समझ में आया ना थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, चलो उसे अच्छी तरह से समझना, फिर जो सेक्शन सी और डी की थियरी है वो अब थियरी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ओके, चलो, थैंक यू।